जय हिंद, जय भारत। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के अगले टॉपिक लेकर के आए हैं। तो सीधे बिना देर करते हुए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। और 136वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं। तो ये भली भांति सभी लोग जानते होंगे कि जो ईदगाह कहानी है वो किसकी है। तो ये प्रेमचंद्र जी की है। ईदगाह कहानी में जो एक हामिद नाम का एक पात्र होता है जो चिमटा लेकर के अपनी माँ के लिए आता है मेले से, वही कहानी दर्शाई गई है। तो ईदगाह कहानी के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। और साथ ही साथ प्रेमचंद्र जी के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में सन 1880 में हुआ था। साथ ही साथ प्रेमचंद जी का जो निधन है वो 1936 में हुआ था। अगर हम इनकी कृतियों के बारे में बात करें प्रेमचंद्र जी की, तो प्रेमचंद्र जी की जो कृतियां हैं वो मानसरोवर 8 भाग में है। ये कहानी संग्रह है। और एक कहानी संग्रह और है, शायद आप लोगों को उसका पता ना हो, गुप्त धन। एक मानसरोवर है, मानसरोवर के अलावा एक और उनका कहानी संग्रह है, कौन सा, गुप्त धन, जो 2 भागों में है। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद उनके कुछ नाटक लिखे हुए हैं, जैसे उपन्यास है निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन और गोदान। ये उनके उपन्यास हैं प्रेमचंद्र जी के। और साथ ही करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, ये उनके 3 नाटक हैं प्रेमचंद्र जी के। इसके अलावा विविध प्रसंग एक निबंध संग्रह है उनका, जो 3 खंडों में प्रकाशित है। शायद ये भी आप लोगों ने आज तक ना पढ़ा हो। और इसके बाद उनकी एक और साहित्यिक निबंध है। और साहित्यिक निबंध कौन सा है उनका, कुछ विचार। तो ये इम्पोर्टेंट जो प्रेमचंद्र जी की संग्रह हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य किया है। तो देखिए, प्रेमचंद्र जी ने माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण ऐसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है, ठीक है। तो हमने प्रेमचंद्र जी के बारे में इतना और पढ़ लिया है। साथ ही साथ में एक बार फिर रिवाइज करा दूं आपको कि प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 में हुआ था और उनका निधन 1936 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कहानी है दोपहर का भोजन। और ये जो कहानी है इसके लेखक जो हैं अमरकांत जी हैं। दोपहर का भोजन एक कहानी है, ठीक है, 11th में। तो इसके लेखक कौन हैं, अमरकांत जी हैं। अब अमरकांत जी के बारे में भी हम आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में सन 1925 को हुआ। साथ ही साथ 2014 में इनका निधन भी हो गया। एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में सन 1925 को हुआ और इनका जो निधन है 2014 में हुआ है। इनसे प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट वाले माने जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए अब इनकी कुछ पत्रिकाएं देख लेते हैं। तो सैनिक, अमृत पत्रिका, दैनिक भारत और कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे हैं। कौन, अमरकांत जी। साथ ही साथ में इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, ये जो हैं ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। किसकी, अमरकांत जी की। तो मैं एक बात आपको बता देता हूं कि यदि आपको आपको वैसे तो हर नोट्स को अपने हाथों से बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हैं तो इस PDF को भी आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए हम आपको सबसे बाद में बताएंगे। 2007 में अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो भी किस कृति के लिए, इन्हीं हथियारों से। और 2009 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और ये इनको संयुक्त मिला था श्रीलाल शुक्ल के साथ में, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2009 में अमरकांत जी को, वो किसके साथ मिला था, श्रीलाल शुक्ल जी के साथ। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि बताइए अमरकांत जी को किसके साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो संयुक्त रूप में मिला था श्रीलाल शुक्ल जी को भी और साथ ही साथ में अमरकांत जी को भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे हमारा जो प्रश्न है वो है टॉर्च बेचने वाले कृति के लेखक कौन हैं। क्या, टॉर्च बेचने वाले कृति के लेखक
कौन है? हरिशंकर परसाई हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, अमरकांत जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देखिए टॉर्च बेचने वाले जो कृति है उसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं, जिनको हम HP नाम से जानते हैं। किस नाम से? HP नाम से जानते हैं। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। किसने? HP यानी हरिशंकर परसाई जी ने। कहाँ से? जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। ठीक है। हरि परसाई जी के हम जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में जमानी गांव में, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अब चलिए अगर इसको हम सीखना चाहते हैं तो ऐसे भी सीख सकते हैं कि देखिए आजकल HP सिलेंडर वगैरह गैस के आते हैं, तो उससे सीख लेंगे कि HP का जन्म जमाने में हुआ। कहाँ हुआ? देखो जमाने में हमारी गैस चल रही है, जमाने में गैस चल रही है और इस समय लोगों के होश उड़े हुए हैं। इस समय लोगों के क्या उड़े हुए हैं? होश उड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा महंगाई है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे गैस हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। गूंगे कहानी के लेखक आपको बताने हैं। गूंगे कहानी के लेखक कौन हैं? तो बेटा गूंगे कहानी के जो लेखक हैं वो है हमारे रांगे राघव जी। कौन है? रांगे राघव जी। तो रांगे राघव जी के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि रांगे राघव जी का जन्म कब हुआ और इनका साहित्य में क्या स्थान है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। तो रांगे राघव का जन्म 1923 में आगरा में हुआ। रांगे राघव का जन्म कहाँ पर हुआ? 1923 में आगरा में हुआ। और मैं आपको इसी तरह बता देता हूँ कि आगरा में देखिए एक मेंटल हॉस्पिटल भी है। अब आगरा में जो मेंटल हॉस्पिटल है उसमें सब लोग अपने रंग में रंगे रहते हैं। जो मेंटल हॉस्पिटल होता है, जो मेंटल लोग होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपने में ही रंगे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रांगे राघव का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। साथ ही साथ 1962 में इनका निधन हो गया था। अगर हम इनके मूल नाम की बात करें, किसके? रांगे राघव के, तो रांगे राघव का जो मूल नाम था वो था तिरुमल्ले। इसी की जगह तिरुमल्ले भी आ जाता है, छोटी की मात्रा भी आ जाती है। तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव, ये इनका क्या था? मूल नाम था। इसके बाद रामराज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे, अय्यास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, ये इनके कहानी संग्रह हैं। क्या है? इनके कहानी संग्रह हैं। अच्छा अब एक बात बताइए, हमने पहले ही कहा था अंगारे ना बुझे, भाई अपने रंग में रंगे हो, अंगारे नहीं बुझ रहे हैं। अय्यास मुर्दे, अरे मुर्दे भी कैसे हो गए हैं? अय्यास हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ काम ही नहीं है वहाँ पर, तो रंग में रंगे हैं अपने अपने। ठीक है। इंसान पैदा हुआ और कहानी संग्रह। चलिए आगे देखेंगे, इनके उपन्यास भी हैं। किसके? रांगे राघव जी के तो उपन्यास हैं, जैसे घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं। ठीक है। अब रांगे राघव, अब देखिए जो रंग में रंगा है उसको आप कितना भी पुकार लें वो नहीं आने वाला। ठीक है। तो घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, ये रांगे राघव के क्या हैं? उपन्यास हैं। ठीक है। साथ ही साथ में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से रांगे राघव जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 140वां क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले की जीवनी के लेखक कौन है? बहुत अच्छी जीवनी है ज्योतिबा फुले की जीवनी। तो ज्योतिबा फुले की जीवनी के लेखक आपको बताने हैं, तो ध्यान रखना, क्या सुधा अरोड़ा हैं, रांगे राघव हैं, या फिर मृदुला गर्ग हैं, या फिर अज्ञात हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ज्योतिबा फुले की जीवनी के लेखक हैं वो हैं सुधा अरोड़ा। कौन है? सुधा अरोड़ा। सुधा अरोड़ा के बारे में भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो सुधा अरोड़ा का जन्म 1948 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ। कहानी संग्रह यदि सुधा अरोड़ा के देखे जाएं तो बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास, औरत की कहानी, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। किसकी कृतियां हैं? सुधा अरोड़ा जी की। ठीक है। अगर आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी कक्षा 11वीं की अंतरा चल रही है। ठीक है। कौन सी चल रही है? कक्षा 11वीं अंतरा।
आगे हम बढ़ेंगे। सुधा अरोड़ा के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं कि सुधा अरोड़ा जी ने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन, कौन कौन से, दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान, ये भी किन की कृतियां हैं, ये भी ध्यान रखना सुधा अरोड़ा जी की कृतियां हैं। औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत, ये भी इनकी कृति है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है हमारे पास 141, खानाबदोश कहानी के लेखक कौन है? सुधा अरोड़ा जी, रांगे राघव जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर कोई नहीं। तो जो खानाबदोश कहानी है इसके जो लेखक हैं वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एक उपन्यास है जूठन, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कौन सा? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म बरला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म? तो बरला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। 1950 में इनका जन्म हुआ था तथा 2013 में आपका निधन हो गया। तो बस यहाँ पर ये भी देखिए 2013 यानी लेटेस्ट है, हमारे लिए लेटेस्ट साहित्य है ये, तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। आत्मकथा जो है इनकी जूठन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। कविता संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, ठीक है। ये कविता संग्रह हैं, किसके हैं ये? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। कहानी संग्रह देखेंगे तो सलाम और घुसपैठिए। 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया वाल्मीकि जी को। 1995 में परिवेश सम्मान से भी सम्मानित किया गया और 2004 में न्यू इंडिया बुक पुरस्कार भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? सुधा अरोड़ा जी, रांगे राघव जी या वाल्मीकि जी या फिर पांडे बेचन शर्मा जी। तो यहाँ पर जो उसकी माँ के जो कहानी है वो लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा जी, पांडे बेचन शर्मा जी। तो यहाँ पर देख लेते हैं पांडे बेचन शर्मा जी के बारे में भी बहुत अच्छा हमने यहाँ पर नोट किया है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक ग्राम में हुआ था। पांडे बेचन शर्मा का कहाँ जन्म हुआ था? तो मिर्जापुर जिले के चुनार नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वे आज ये आज पत्रिका का नाम है, ध्यान रखना, ये जो आज है ना ये पत्रिका का नाम है। वे आज विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज और विक्रम पत्रिका के संपादक रहे। कौन? उग्र जी, यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। साथ ही साथ में मतवाला मंडल के प्रमुख सदस्य थे। कौन से मंडल के सदस्य थे? मतवाला मंडल के सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना इनको, ठीक है। इसके बाद कीर्तियां जो हैं वो पंजाब की महारानी, रेशमी, पोली इमारत, चित्र विचित्र, कंचन सी काया, कालकोठरी, ऐसी होली खेलो लाल, जल्लाद, कला का पुरस्कार, ये सब इनकी क्या हैं? कहानी है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये किसकी कहानी है? तो मैं एक बार उनका नाम बता देता हूँ, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की ये कहानी है। इनके उपन्यास हैं पांडे बेचन शर्मा जी के, जैसे चंद हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल और मनुष्यानंद, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के क्या हैं? उपन्यास हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, अभी पांडे बेचन शर्मा की कुछ आत्मकथा भी है। तो पांडे बेचन शर्मा की आत्मकथा है अपनी खबर, नाटक है इनके महात्मा ईसा और खंड काव्य है इनका ध्रुव धारण। किसका? पंडित या पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, एक ये भाषण था। ये भाषण जो है ये किसके द्वारा दिया गया है आपको ये बताना है। कौन सा? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस भाषण के लेखक आपको बताना है। तो इस भाषण के जो लेखक हैं ध्यान रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये भाषण है जो कि 11th में संकलित किया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा भारतेंदु जी के बारे में देख लेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लेखक रहे हैं।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में सन 1850 में हुआ था। साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निधन 1885 में हो गया था, यानी लगभग ये 35 ईयर जिंदा रहे थे। तदीय समाज के संस्थापक थे। किस समाज के? तदीय समाज के संस्थापक थे। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली थी। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भी किया। बाद में यही हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित होने लगी। हरिश्चंद्र जो मैगजीन है, अगर पूछा जाता है, इतना तो सभी ने पढ़ा होगा कि हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकाली थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इसी हरिश्चंद्र मैगजीन को बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित करने लगे। इसके बाद है स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है। इसके बाद कृतियां जो हैं इनकी वो हैं धनंजय विजय, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, वैद की हिंसा हिंसा ना भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ कृतियां हैं। साथ ही साथ इनसे और भी जुड़े फैक्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हिंदी नई चाल में ढली ये किसके लिए कथन है या किसका कथन है, तो ऐसा मान लीजिए अगर कोई विकल्प बना करके दे दिया जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को याद रखना। ठीक है। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु से शुरू होती है, ये फैक्ट भी विशेष ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हमने भारतेंदु जी के बारे में कुछ पढ़ लिया है। अब अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, अरे इन दोहुन सह राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? तो ध्यान रखना भैया, ये जो पंक्तियां हैं ये हमारे कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, मतलब गागर मटके वगैरह छूने नहीं देता है और हिंदू अपनी बढ़ाई करता है। ये जो है ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है। इसके बाद है अगला, ये काव्यखंड है 11वीं में, बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। तो यहाँ पर 145 में भी ये भी पंक्तियां किसकी हैं? कबीर जी की हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं और इस पर विशेष ध्यान देना। ग्राम्या संकलन में संकलित कविता संध्या के बाद के लेखक कौन है? यानी ग्राम्या एक कहानी है, उसमें संकलित है कौन सी कविता? संध्या के बाद। तो ये किसकी कविता है आपको ये बताना है सबसे पहले तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जी की ही कौन सी रचना है? ग्राम्या है। तो ग्राम्या में संकलित है संध्या के बाद कविता, तो वो किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। सी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि जाग तुझको दूर जाना गीत की रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जाग तुझको दूर जाना इस गीत की रचयिता, तो ध्यान रखना इस गीत की जो रचयिता है वो है महादेवी वर्मा जी, कवयित्री हैं। ठीक है। साथ ही साथ महादेवी वर्मा जी के बारे में हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। 1987 में आपका निधन हो गया था। चांद नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मिला। निहार, रश्मि, नीरजा, सांधगीत, यामा, दीपशिखा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। और साथ ही साथ में 12 वर्ष की आयु में महादेवी वर्मा जी का विवाह हो गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत प्रसिद्ध कविता अब आपके सामने आ चुकी है, बादल को घिरते देखा है। तो बादल को घिरते देखा है मेरे ख्याल से सभी को याद होगी और हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है। मैं 148 को छोड़ रहा हूँ। इसके बाद है हस्तक्षेप कविता के कवि कौन हैं? हस्तक्षेप कविता के कवि कौन हैं? तो ध्यान रखना एक हस्तक्षेप कविता है उसके कवि हैं श्रीकांत वर्मा जी। कौन है? श्रीकांत वर्मा जी। तो श्रीकांत वर्मा जी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। श्रीकांत वर्मा का जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ। कब हुआ? 1931 में आपका जन्म हुआ तथा 1986 में आपका निधन हुआ था। किसका? श्रीकांत वर्मा जी का।
इसके बाद श्रमिक, कृति, दिनमान और वर्ण का आदि पत्रों से आप संबंधित रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी जो काव्य संग्रह है वो है भटका मेघ, किसका? श्रीकांत वर्मा जी का। भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जल सागर, मगध, ये आपके काव्य संग्रह हैं। झाड़ी संवाद कहानी संग्रह है आपका। दूसरी बार ये उपन्यास है। जिरह जो है ये आलोचना है। अपोलो का रथ है ये आपका यात्रा वृतांत है, किसका? श्रीकांत वर्मा जी का। ठीक है, इसके बाद फैसले का दिन आपने ये अनुवाद किया था, और 20वीं शताब्दी के अंधेरे में ये साक्षात्कार और वार्तालाप है, किसका है ये? तो ध्यान रखना श्रीकांत वर्मा जी का। इनको आप लोगों ने हो सकता है बहुत कम पढ़ा हो, तो मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। श्रीकांत वर्मा जी का जन्म, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ लेंगे बाद में। इसके बाद अगली जो कृति है, अगला जो प्रश्न है वो है घर में वापसी कविता के लेखक कौन है? घर में वापसी कविता के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखना। घर में वापसी कविता के लेखक कौन है? पांडे धूमिल जी हैं, सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म वाराणसी के पास खेवली नामक गांव में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 1936 में सुदामा पांडे जी का जन्म हुआ था तथा 1975 में सुदामा पांडे धूमिल जी का निधन हो गया था। ठीक है, इसके साथ इनकी कुछ कृतियां भी हैं, जैसे संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ। इसको भैया थोड़ा सा ध्यान रखना कि मरने के बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ था। कभी कभी नॉर्मल से फैक्ट बन करके आ जाते हैं कि बताइए निम्न में से ऐसे कौन से लेखक हैं जिनको मरने के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो हैं सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आ गए हैं हम क्लास 11th आरोह भाग 1। तो इसको भी हम भाई पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्लास 11 को हम पढ़ रहे हैं। अब हम आरोह पर आ गए हैं, जो वास्तविकता मध्य प्रदेश के लिए मेन बुक जो चल रही है। ठीक है, तो पढ़ेंगे भैया। तो कुछ इससे पहले दिए गए हैं कथन, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा को जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी। ये कथन किस लेखक का है? तो ध्यान रखना, ये जो कथन है वो है जे कृष्णमूर्ति। किसका कथन है? जे कृष्णमूर्ति का ये कथन है। इसका विशेष ध्यान रखना, पहले दूसरे पेज पर ये दिया गया है। ठीक है, तो आने के बहुत चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ में एक और यहाँ पर आपको कथन मिलेगा, कहानी शायद समय की कला है, समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी वर्षों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है, कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती है, कभी समय के दायरे को तोड़ती है तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बनाती है। ये जो कथन है ये किसका कथन है आपको ये बताना है। तो ये कहानी के बारे में जो कथन है वो नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का कथन है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने प्रश्नों पर आते हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, नमक का दरोगा कहानी के जो लेखक हैं वो सभी को मालूम होगा, अपने जाने पहचाने प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी। साथ ही साथ में यहाँ पर जो नमक का दरोगा है उसके पात्रों के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके पात्र हैं मुंशी बंसीधर और अलोपी दीन। तो यहाँ पर वास्तविकता में इसमें होता क्या है कि जो अलोपी दीन है ये जो नमक का व्यापार है उसको करते हैं। ठीक है, और बंसीधर एक दरोगा बन जाते हैं। तो इनको ये रोक देते हैं अलोपी दीन को कि ये सब नहीं चलेगा, ब्लैक में ये सब कुछ नहीं होगा। तो बाद में अलोपी दीन अपने पैसों की ताकत से बंसीधर को सस्पेंड करवा देता है, दरोगा की पोस्ट से हटवा देता है। लेकिन बाद में अलोपी दीन ही खुद इसकी ईमानदारी से यानी बंसीधर की ईमानदारी से प्रभावित हो करके अपना मुंशी बना लेते हैं अपने कारोबार का, क्योंकि अलोपी दीन जो होते हैं ये बहुत बड़े सेठ होते हैं, है ना। तो अपने मुंशी बना लेते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पर मुंशी का काम दे देते हैं।
चलिए 1914 में प्रकाशन हुआ था, किसका हुआ था? नमक का दरोगा कहानी का। और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, ध्यान रखना। 154वां क्वेश्चन है, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। तो ये शब्द जो है, ये जो पंक्तियां हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ध्यान रखना, ये कृष्णा सोबती जी ने लिखी हैं। और किस कृति में लिखी हैं? तो शब्दों के आलोक में। कृष्णा सोबती जी की एक कृति है, रचना है एक, शब्दों के आलोक में, उसमें ये उन्होंने लिखी हुई हैं। तो इसको भी याद करना है, मतलब आपको तो हल्का फुल्का याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे आगे। तो ये है मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र, जो हम हसमत काव्य संग्रह से लिया गया है, कि लेखिका कौन है? अब ध्यान रखना, पहले तो हम इस प्रश्न को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि दो दो प्रश्न छिपे हैं इसमें। एक मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र है, वो किसने लिखा? तो कृष्णा सोबती जी ने लिखा। दूसरा, मियां नसरुद्दीन जो शब्द चित्र है वो किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो हम हसमत, ये एक काव्य संग्रह है, उससे लिया गया है, ठीक है। कृष्णा सोबती जी, अब कृष्णा सोबती जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा, और मियां नसरुद्दीन जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए कृष्णा सोबती जी जाती हैं और वही वाद संवाद इनका चलता है। तो कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 में गुजरात में पश्चिम पंजाब में हुआ था, ठीक है। निधन जो है 2019 में हुआ। तो ये भी लेटेस्ट हैं, इनको आप भूल ना जाना, नहीं तो समझ लेना कि आपके क्वेश्चन भी सो जाएंगे। कृष्णा सोबती जी की कृतियां हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये सब उपन्यास हैं इनके। कौन कौन से कृष्णा सोबती जी के उपन्यास हैं? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये लड़की, समय सरगम। और कहानी जो है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, हम हसमत, ये इनका शब्द चित्र है। शब्दों के आलोक में, शब्दों के आलोक में, जो अभी हमने एक कथन आपको बताया था वो इसी कृति से था इनकी, ठीक है। तो इनको भी आप पढ़ लेना। कृष्णा सोबती जी के बारे में आप इतने स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, और भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि ये जो कथन है वो भी आपके मिल जाएं, तो आप ले सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 156, अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े। ये सत्यजीत राय का कथन है और ये लिया गया है पटकथा 16 के साक्षात्कार से, ठीक है। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ना पड़े, सत्यजीत राय का ये कथन है और पटकथा 16 के साक्षात्कार से इन्होंने लिया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 157वां आपके सामने है, अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण को, या संस्मरण जो पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, के लेखक कौन हैं? तो देखिए, अपू के साथ 2.5 साल, ये एक इनकी पथेर पांचाली मूवी थी, उसका नाम है। तो के लेखक कौन हैं आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना, सत्यजीत राय जी ही हैं। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण जो लिखा गया है वो उसके लेखक कौन हैं? तो सत्यजीत राय जी हैं। अब सत्यजीत राय जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सत्यजीत राय का जन्म 1921 में कोलकाता में हुआ था, निधन 1992 में हुआ था। फिल्मकारों में सत्यजीत का नाम अगली कतार में आता है, यानी कि जो सत्यजीत राय थे ये फिल्मकार थे। तो प्रश्न अगर बन भी जाता है कि बताइए निम्नलिखित लेखकों में से कौन सा लेखक के साथ साथ फिल्मकार भी था, तो उसमें नाम आता है सत्यजीत राय जी का। इसके बाद इनकी जो कृतियां हैं, प्रोशंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा और बादशाही अंगूठी, ये जो हैं ये इनकी क्या हैं? कृतियां हैं। किसकी? सत्यजीत राय जी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 158वां, जो लिखना था वह लिखा गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार 100 और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। ये एक कथन है जो शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है और बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा यहाँ पर संकलित किया गया है। तो जो लिखना था वह लिख गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार 100 और ड्यूटी, 100 यानी SHOW वाला है ना, एक बार 100 और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए।
ये बालमुकुंद जी का कथन है, जो कि बालमुकुंद जी की ही कृति शिव शंभू के चिट्ठे में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब विदाई संभाषण व्यंग के लेखक आपको बताने हैं। तो विदाई संभाषण व्यंग के लेखक आप सभी को पता होगा, इसलिए ये प्रश्न जो है वो आपके लिए छोड़ते हैं और इसका आंसर भी हमें कमेंट में चाहिए। ठीक है, विदाई संभाषण व्यंग के लेखक कौन है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विदाई संभाषण संकलित है, तो विदाई संभाषण कहाँ संकलित है? तो हम आपको बता दें कि ये जो संकलित है ये शिव शंभू के चिट्ठे में है, जो कि शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद जी की कृति है। ठीक है, बालमुकुंद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बालमुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में रोहतक जिले के ग्राम गुड़ियानी में हुआ था। मृत्यु सन 1907 में हुई थी। बालमुकुंद गुप्त जी राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की बीच की कड़ी माने जाते हैं। कौन? बालमुकुंद गुप्त जी। और शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम कल मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास में जैसे गलता लोहा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।